बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। इस हफ्ते मैं आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। बड़ी दिलचस्प और ड्रामेटिक है ये ऑटोबायोग्राफी। आज सुना रहा हूं इस कहानी का आखिरी भाग, ड्रीम चेजिंग पार्ट 5। मैं और मेरी पत्नी निर्मला एक छोटी सी झोपड़ी के सामने खड़े थे, उस कनाडा से बहुत बहुत दूर जहां अपना करियर छोड़ के मैं अपने गांव लौट आया था। उस शहर लखनऊ से दूर जहां आराम का अपना जीवन छोड़ के निर्मला इस बेहद पिछड़े इलाके में रहने आ गई थी। और ये झोपड़ी थी उस सपने की झलक जो मैंने बचपन से अब तक देखा था। वो स्कूल जिसे बनाने का मैंने अपने आप को वचन दिया था ताकि और किसी बच्चे को वो 12 किलोमीटर की यात्रा ना करनी पड़े जो अपने बचपन में मैंने की थी। आप सोच रहे होंगे क्या यार, इतनी लंबी कहानी और एक झोपड़ी बना के खुश हो गए। कुछ बात ही ऐसी थी मित्रों। ये छोटी सी झोपड़ी एक साइन पोस्ट थी उस ख्वाब का जो मैं और निर्मला इस इलाके के हजारों हजारों लोगों के हाथों में थमाना चाहते थे। स्कूल खुलने की बात पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन भर्तियां धीरे धीरे हुई। आखिर उन्हें भरोसा ही नहीं था ना कि स्कूल चलेगा कि नहीं। पहले महीने में 100 बच्चे एडमिशन ले चुके थे, लेकिन लड़कियां एक भी नहीं थी। इस पिछड़े इलाके में लड़कियों को स्कूल भेजने की बात माँ बाप को मजेदार लगती थी, लेकिन अब निर्मला प्रिंसिपल बन गई थी, तो एक महिला के होने के कारण उस क्षेत्र में पहली बार लड़कियां भी स्कूल जाने लगी और हर जाति के बच्चे एक दूसरे के बगल में बैठ के पढ़ाई करने लगे। ये वो नजारा था जिसे देखने की हम यहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निर्मला और मैं 2 टीचर थे, लेकिन हमें एक और टीचर रखना पड़ा। उसकी तनख्वाह और स्कूल का खर्चा मेरी कनाडा की जमा पूंजी से चल रहा था। बच्चों की पढ़ाई मुफ्त थी। विवियन सिम्हाराव, कनाडा के दिनों का मेरा अजीज दोस्त, अब खुद कनाडा से वापस आ गया था। वो भी गांव आया। स्कूल में जब उससे बन पड़ा, उसने पूरा योगदान दिया। जुलाई में मानसून आ गया। निर्मला और मुझे घुटने घुटने बाढ़ के पानी में चल के स्कूल जाना पड़ता था। फिर भीगे कपड़ों में क्लास लेते थे। मुझे लगता था बस अब निर्मला इसके आगे सहन नहीं कर पाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन मैं गलत था। वो 2 जोड़ी कपड़े लेके स्कूल आने लगी। 40 साल हर कदम पे यूं ही धैर्य से मुश्किलों का सामना किया उन्होंने। जैसा कि सिम्हाराव ने मुझसे एक बार कहा था और जो आने वाले वर्षों में साबित भी होने वाला था, नो डाउट यू आर द हीरो ऑफ द स्टोरी, बट द रियल हीरो इज अ हीरोइन। मैं जरूर इस कहानी का नायक हूं, लेकिन इस कहानी का असली नायक असल में इसकी नायिका है। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पे आधारित एक कहानी। परंपराओं का मान रखते हुए सर पे पल्ला रख के निर्मला ने पैदल या कभी साइकिल के पीछे कैरियर पे बैठ के गांव-गांव जाना शुरू कर दिया। गांव वालों को ये संदेश देने के लिए कि क्यों उनके लिए बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी। इतनी पढ़ी लिखी शहर की एक महिला ये बीड़ा उठा रही थी। जैसा मैंने बताया था कि हमारे गांव में अभी भी अक्सर औरतें फलाने की बहू और फलाने की माँ के नाम से जानी जाती थी, अपने नाम से नहीं। निर्मला भी शुरू में कनाडा वाली भाभी या मिश्रा जी की बहू के नाम से जानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली, एक अलग नाम, प्रिंसिपल साहिबा। निर्मला ने अपने गाने की प्रतिभा का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए शाम को कीर्तन करवाना शुरू कर दिया, जिसमें खूब औरतें आने लगीं। और 1972 के इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने कहीं से एक माइक का इंतजाम किया और एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के बारे में गांव वालों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। उनका वो भाषण इतना मशहूर हो गया था कि कई साल बाद तक उसकी मिसाल दी जाती थी। भाषण मैंने भी दिया था उस दिन, लेकिन अगले दिन एक गांव वाला आया और बोला,
बहुरिया भाषण आप तेने बहुत नीक रहा। बहू का भाषण मुझसे काफी अच्छा रहा था। इसके बाद हम लोगों ने दलित परिवारों की ओर रुख किया। उन्हें समाज ने एकदम कटा-कटा कर दिया था। निर्मला ने उन्हें कहा कि वो रविदास जयंती मनाएं। संत रविदास की याद में दलित समाज का बहुत बड़ा त्योहार होता है ये। निर्मला ने स्कूल के आर्टिस्ट्स दलित गांव में भेज दिए। वो दिन उस इलाके में दलित समाज को जोड़ने का एक ऐतिहासिक दिन था। सितंबर 1972 की बात है। बदलू नाम का एक दलित लड़का सिंहासन पर बैठा था, सुनहरे रंग के कार्डबोर्ड का मुकुट पहने, राजा दशरथ बनके। ओम प्रकाश तिवारी जो कि ब्राह्मण समाज से था, वो स्टूडेंट बना था श्रवण कुमार, कहानियों में मशहूर वो बेटा जो अपने बूढ़े अंधे माँ बाप की लगातार सेवा करता रहता था। श्रवण के नेत्रहीन पिता बने थे कन्हैया लाल, वो भी एक ब्राह्मण। नाटक में आखिर में राजा दशरथ के तीर से गलती से श्रवण कुमार मारा जाता है, लेकिन हकीकत में उस दिन जातीय एकता जिंदा हो गई थी। ये वो वक्त था जब एक दलित को एक ब्राह्मण के आने पे उठ के खड़े हो जाना पड़ता था। ये नाटक एक नाटक भर नहीं था, समाज के बदलने का वक्त आ गया था। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पे आधारित एक कहानी। निर्मला मां बनने वाली थी और 12 किलोमीटर का रास्ता अभी छोटा नहीं हुआ था। जब भी उन्हें अपने माता पिता के घर जाना होता, उन्हें पूरा रास्ता पैदल चलना पड़ता, प्रेगनेंसी की हालत में, ताकि लखनऊ की बस पकड़ सकें। मैं साथ चलता था। कभी कभी बैलगाड़ी मिल जाती थी, लेकिन उसमें भी बहुत तकलीफ होती थी उन्हें। कभी कभी किसी तांगे पे बैठ जाती थी। एक बार जिस तांगे पे वो जा रही थी, उस हालत में वो उलट गया। एक चमत्कार था कि पेट में पल रहे बच्चों को चोट नहीं आई। बड़ी मुश्किलों में गुजारे ये 40 साल, लेकिन मुश्किल मुस्कुराहटों को साथ लेके आई। लोगों का साथ मिलता गया। कुछ दिनों बाद कनाडा से लाई मेरी सारी कमाई खत्म हो गई और मुझे नौकरी की तलाश में गांव छोड़ के अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। निर्मला ने पहले की तरह स्कूल को बखूबी चलाया। लोग जुड़ते गए, जैसे राजेंद्र द्विवेदी और हरिशंकर, हमारे टीचर जो पिछले 40 साल से हमारे साथ हैं, और वो लड़की जो हमारी प्रिंसिपल बन गई है, बीना द्विवेदी। उनके साथ चल के स्कूल ने वो कर दिखाया जिसकी कनाडा में बैठे बैठे अपने देश के लिए कुछ करने का ख्याली पुलाव बनाते बनाते मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। हजारों बच्चों को शिक्षा मिली जो कभी स्कूल जाने का सपना भी नहीं देख सकते थे। हमारे अपने बच्चे नीलेश और शैलेश जुड़वा हैं। नीलेश 18 मिनट बड़ा है। उन दोनों का बहुत सारा बचपन माँ के साथ के बिना गुजरा, क्योंकि निर्मला महीनों महीनों स्कूल की देखभाल किया करती थी और मैं नैनीताल में बच्चों की परवरिश करता था। मेरी किताब में कहानियां तो बहुत सारी हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मैं यहाँ में सुना पाया हूँ, लेकिन एक कहानी जो हमारे विजिटर दोस्त हमेशा सुनना चाहते हैं वो डाकुओं के गांव जाफरपुरवा की है। डाकुओं के सरदार का नाम था बीरबल। स्कूल के पास ही था ये गांव। गांव के आसपास बेहद खतरनाक इलाका था जहां कई डाकुओं के गिरोह यानी गैंग्स होते थे। रात को राहगीर अक्सर लूट ले जाते थे। ये एक चमत्कार ही था कि डाकुओं के सरदार का बेटा राम स्वरूप एक दिन बोला कि वो हमारे स्कूल में आना चाहता है। धीरे धीरे सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ सालों में गांव से डकैती खत्म हो गई और राम स्वरूप एक अवार्ड विनिंग मूर्तिकार स्कल्प्टर बन गया। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी डकैती घट चुकी थी। एक दिन मैंने अपने बेटे शैलेश के लिए नया कंप्यूटर खरीदा। उसने इंटरनेट पे लॉग ऑन किया तो देखा कि कनाडा में की गई मेरी फॉसिल डिस्कवरी का क्रेडिट, जिसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मेरी प्रशंसा की थी, उससे यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने 30 साल पहले ही मेरा नाम हटा दिया था। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पे आधारित एक कहानी। मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो शब्द लिखे थे, उनसे मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि एक झटके में मिट गई थी। उसमें लिखा था कि जो फॉसिल की खोज मैंने की थी,
जिससे अर्थ की डिस्कवरी को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी मिल गई थी, वो एसबी मिश्रा ने नहीं, मेमोरियल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की थी। कोई नाम नहीं था। मैं तो अपने देश वापस चला आया था गांव में काम करने, पर मेरी पीठ पीछे मेरे कनाडा के कुछ प्रोफेसर कॉलीग्स ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया था। मेरे सामने तो जैसे सब कुछ बिखर गया था। पहली बार मैंने अपने दोनों बेटों को सारी बात विस्तार से बताई। उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी। मेरी डिस्कवरीज के बारे में एक वेबसाइट बनाया जो दुनिया भर में पढ़ा जा रहा था। बड़े बेटे नीलेश ने एक मीडिया कैंपेन छेड़ दी। न जाने कितने अखबारों ने इसके बारे में लिखा। आखिरकार बीबीसी ने इस मुद्दे को उठाया और उन साइंटिस्ट्स पर दबाव बढ़ने लगा। 40 साल पहले जो एक दिन हिंदुस्तान के किसी कोने में गायब हो गया था, वो एसबी मिश्रा उनके सामने आके फिर से खड़ा हो गया था। पर जब भगवानों की मूर्तियां पत्थर से ही बनाई जाती हैं, तो पत्थरों के साइंटिस्ट की सुनवाई क्यों नहीं होती? कई सालों की जद्दोजहद के बाद एक दिन आया जब कनाडा के पोर्चुगल कोव साउथ शहर में, जहां मैं उसी प्यारी सी बुजुर्ग महिला हैना कुम्स के घर में रहता था, वहीं साइंटिस्ट ने एकत्रित होके मेरे ढूंढे हुए फॉसिल का नाम मेरे नाम पे रख दिया। हंसिएगा मत, नाम रखा गया था फ्रैक्टोफ्यूसिस मिश्राए। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसके बारे में खूब लिखा। जहां मैंने डिस्कवरी की थी, वो इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। यूपी के गवर्नर साहब ने बुलाया। वो कहानी तो मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूं। ये तो था मेरी और मेरी पत्नी निर्मला की कहानी का सफर, लेकिन सफर का अगला अध्याय अभी शुरू होने वाला था। इंटरनेट पे हम दोनों के बारे में पढ़ के मुंबई के एक अच्छे खासे परिवार का 28 साल का लड़का करण दलाल अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ के लखनऊ चला आया और स्कूल चलाने में मदद की। एक नई शुरुआत हो गई थी। मेरे बेटे नीलेश और शैलेश और करण, जो अब परिवार का हिस्सा है, ये लोग स्कूल के अगले 40 साल की अब प्लानिंग कर रहे हैं। वहां पे रूरल न्यूज़पेपर खोलना चाहते हैं। लाखों गांव वालों की मदद करने के लिए रूरल कॉल सेंटर चलाना चाहते हैं और गांव में कंप्यूटर के टीचर पैदा करना चाहते हैं। फंड्स के अभाव में ये इरादे अभी सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो सफल होंगे। आखिर मुझसे यही तो सीखा है इन बच्चों ने, ड्रीम चेजिंग। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पे आधारित एक कहानी। दोस्तों, मैं नीलेश। अब तक आपने सुनी मेरे पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब, उनके जीवन की कहानी ड्रीम चेजिंग पर आधारित 5 कहानियां। आइए इस कहानी से जुड़े कुछ लोगों से बात करते हैं। यह है महेश, एक पुराने स्टूडेंट, लखनऊ में फोटोग्राफी और मोबाइल फोन्स का बिजनेस करते हैं। तो वहाँ गांव में अगर ये स्कूल नहीं होता तो मैं कहाँ पढ़ाई लिखाई करता। तो उसी की वजह से तो हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँचे। मेरे कुछ बॉलीवुड के साथी भी जुड़े रहे हैं स्कूल से। महेश भट्ट स्कूल जा चुके हैं और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने भी बहुत मदद की है स्कूल की। आइए उनसे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतनी सक्सेसफुल जिंदगी को पीछे छोड़ के दूसरे लोगों के लिए जीते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बहुत महान काम है जो आपके पिताजी कर रहे हैं, आपकी माताजी कर रही हैं। हम तो बॉम्बे में रहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपने आप में इतने खोए रहते हैं कि हमें पता नहीं रहता कि दूसरी जगहों में कितने संघर्ष चल रहे होते हैं और कितनी तकलीफें होती हैं लोगों को जस्ट अपनी डेली लाइफ जीने में। तो इट्स वेरी आई ओपनिंग। मतलब इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी थोड़े से इन्वॉल्व हो जाए, कुछ कर पाए। मेरा दोस्त करण दलाल, जो अपनी मुंबई की जिंदगी छोड़ के हमारे गांव के स्कूल चला गया। हाँ, मैं अमेरिका से वापस आया था और यहाँ पे एक कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसी कॉर्पोरेट जिंदगी से थोड़ा समय बाहर लेकर गांव में जाकर किसी को पढ़ा के जो भी हमने यहाँ सीखा है वो उनको सिखा जाए तो उनकी भी जिंदगी अच्छी बन सकती है। पहले मैं तो बम्बई में रहा हूँ पूरी जिंदगी, तो पहले मैं वहाँ गया तब तो
थोड़ा डर लग रहा था, पर वहाँ जाकर बच्चों के साथ और अंकल डॉक्टर मिश्रा उनकी वाइफ के साथ रहकर ऐसे लगा कि मैं घर से दूर नहीं हूँ और वहाँ पे ही मैं टाइम बिताना चाहता था। मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्लान्स पर। और अब कहानी के नायक डॉक्टर एसबी मिश्रा, मेरे पिता। मेरे जिंदगी का सार एक ही रहा है, अगर हमारे पास कुछ है जो हम दूसरों को दे सकते हैं वो बराबर देते रहें, मेरा जीवन सार्थक होगा। कभी अफसोस होता है कि आपने इतनी सक्सेसफुल लाइफ छोड़ दी? वो तमाम ऐशो आराम मैंने छोड़ा और वो जानबूझकर छोड़ा क्योंकि मैं खुद रेजिस्ट नहीं कर पाया यहाँ आने के लिए, तो मुझे उस बात का अफसोस नहीं है बल्कि आनंद है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यंग लिसनर्स ने बहुत पसंद किया आपकी कहानी। थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आज आपको सुना रहा हूं अपने पिता डॉक्टर एसबी मिश्रा की नई किताब ड्रीम चेजिंग पे आधारित एक कहानी। ड्रीम चेजिंग कहानी मैंने आपको सुनाई, बहुत अच्छा लगा आपके रिस्पॉन्सेस पढ़ के कि आपको बहुत पसंद आई, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं सुनाई थी कि मेरे पिता की कहानी है, उनकी किताब है। इस किताब का नायक असल में हम सब में ही कहीं छुपा है। हम सब सपने देखते हैं, कभी उस राह पर चलते हैं, कभी घबरा जाते हैं। बस इतनी सी बात कहना चाहता था ड्रीम चेजिंग की कहानियों के माध्यम से कि सपनों का छोर थाम के उसे छोड़िएगा मत दोस्तों, और मुश्किलों में भी अपने ऊपर विश्वास करना कभी मत छोड़िएगा। आइए बात करते हैं इस कहानी की नायिका मेरी माँ मिसेस निर्मला मिश्रा से। हेलो मम्मी। हाँ। अरे यार, ये शहर वहर छोड़ के आप गांव कहाँ चले गए? ये क्या सवार हुआ आपको? हमारी सामाजिक कार्य करने की हमारी इच्छा थी, ऐसा पति हमको मिला इसलिए वो भाग्य समझा, हम अपनी इच्छा से गए कि वो बंधन से थोड़े गए। अच्छा, वहाँ तो बाढ़ का पानी था और बिच्छू और सांप और क्या क्या था? वहाँ ऐसा कार्य कर रहे थे वो सब भी आनंद दे रहे थे। तो आपको लगता है कि ये स्कूल नहीं होता तो वहाँ पे लड़कियाँ या जो दलित समाज के लोग हैं वो पढ़ पाते? हाँ, शायद उस क्षेत्र की लड़कियों के लिए आज भी कुछ नहीं है। अच्छा, जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो कोई आपको अफसोस कि आपने बहुत सारे जो शहर के कंफर्ट्स थे वो मिस किए 40 साल? नहीं, हमें जिंदगी में आत्म संतोष जितना इसमें मिला है शायद ऐसे आराम से हम रहते उसमें वो सुख न मिलता। आप एसी में नहीं बैठ पाए 40 साल, इसका अफसोस नहीं कोई? कच्ची कोठरी में पानी से डाल लेते थे, उसकी सोंधी महक लेते थे, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें एसी मिल जाता तो अच्छा था। ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। आप हीरोइन है ड्रीम चेजिंग जो पापा की किताब है उसकी, तो बहुत बधाइयाँ। हीरोइन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत भाग्य की बात है कि वो अपने पति की प्रेरणा से हम इतना कार्य कर पाए हैं। शायद ये भी हमारा भाग्य है जो ऐसे हस्बैंड हमको मिले। थैंक यू मम्मी। और हंसी मजाक तो मैं खैर करता रहता हूँ, पर आप लोग बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे लिए, मैं जो भी करता हूँ उसमें। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानियों का सफर बहुत अच्छा गुजरा, बड़े मजे आए। उम्मीद है आपको भी मजे आए होंगे। जैसा कि आप जानते हैं यादों का एडिट बॉक्स का पहला सीजन अब खत्म हो चुका है। लौटूंगा बहुत जल्द ढेर सारी नई कहानियां लेके। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।